नमस्कार दोस्तों, आज से एक नई और दमदार बिहार एसएससी दरोगा सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत हो गई है। इस सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत से। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और दिए गए नोट्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो जीएस में आपको अलग से किसी भी बुक्स या नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और अंत में इसी टॉपिक से जुड़े हुए 10 दमदार एमसीक्यू करेंगे जो बिहार एसएससी और दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुलाम वंश में पहला जो शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का समय क्या था? 1206 से 1210 ईस्वी तक। अब हम लोग जब शासक शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फैक्ट याद होने में आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए, ऐबक ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना तो की, लेकिन वह इसका वास्तविक या वैधानिक सुल्तान नहीं बन सका। उसने कभी भी संप्रभु शासक की तरह व्यवहार नहीं किया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, क्योंकि उसे गौरी के अन्य दासों मतलब ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा से चुनौती मिल रही थी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का सिक्का कभी नहीं चलवाया था। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो। देखिए, एक पॉइंट आप समझिए कॉन्सेप्ट को कि कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब एक ऐसा शासक था जो शासन तो संचालित किया, लेकिन कभी भी मतलब वैधानिक रूप से सुल्तान का मतलब जो उपाधि है धारण नहीं किया और नहीं अपने नाम का सिक्का चलवाया। अब इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अब देखिए, कभी कभी ऑप्शन में आपको दिल्ली देगा तो दिल्ली इसकी राजधानी नहीं थी। दिल्ली राजधानी बनाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ। अब देखिए, कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एग्जाम में पूछेगा तो केवल मलिक या सिपाह सालार की उपाधियों से शासन किया। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और केवल मलिक और सिपाह सालार की उपाधि धारण की, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अत्यधिक दान देने के कारण इसे लाल बख्श क्यों? क्योंकि बहुत दानी था। और सुरीले स्वर के कारण इसे कुरान खा कहा गया। देखिए, कुरान को ना बहुत अच्छे से ये रीड करता था, इसीलिए इसे कुरान खा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट इसका फैक्ट, सांस्कृतिक योगदान क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वह देखते हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया। मतलब पूछेगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किसने किया निर्माण? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग इल्तुतमिश को देखते हैं, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट शासक इस वंश का। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेंगे फैक्ट खुद याद हो जाएगा। देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने सल्तनत को एक स्वतंत्र पहचान, एक निश्चित राजधानी और एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और एक स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली मतलब प्रदान की। उसने कूटनीति से मंगोल आक्रमण के खतरे को भी टाला था। अब देखिए, एक्चुअली ना आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। देखिए, ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन सल्तनत को मजबूत बनाने का काम इल्तुतमिश ने किया, इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली, क्योंकि लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली लेकर चला गया। प्रशासनिक सुधार इल्तुतमिश का। देखिए, इल्तुतमिश ने राज्य को इक्तों में बांटा और वेतन के बदले भूमि देने की इक्ता प्रथा शुरू की। देखिए, अब जो इक्ता प्रथा शुरू की तो उसमें वेतन के बदले ना भूमि देने की प्रथा शुरू की, जिसको इक्ता प्रथा कहते हैं। पूछेगा इक्ता प्रथा किससे संबंधित है? तो इल्तुतमिश से। नेक्स्ट, राजनीतिक गुट। अब देखिए, इल्तुतमिश एक गुट बनाया था। प्रशासन पर नियंत्रण के लिए 40 वफादार गुलाम सरदारों का दल तुर्कान चहलगानी चालीसा दल बनाया गया। पूछेगा चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। मुद्रा प्रणाली इल्तुतमिश का। देखिए, शुद्ध अरबी का सिक्के चलाया। पूछेगा शुद्ध अरबी का सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश। चांदी का टका और तांबे का जितल भी इल्तुतमिश ने चलाया था, याद रखिएगा। देखिए, वैधानिकता। देखिए, अपने सल्तनत का ना स्वीकृति ली कहाँ से?
1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति पत्र प्राप्त किया इल्तुतमिश। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि इल्तुतमिश का शासन धार्मिक और वैधानिक रूप से इससे मजबूत हो गया। यही कारण है कि उसे दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर भी कहा जाता है। अब इसकी कूटनीति वाला पॉइंट देख लेते हैं। ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार करके भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया। पूछेगा कि किसको इल्तुतमिश से शरण नहीं दिया तब चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, तो कहेंगे जलालुद्दीन मंगबरनी को इसने मतलब संरक्षण देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए भारत पर चंगेज खान मतलब आक्रमण नहीं किया। अब हम लोग नेक्स्ट शासक देखेंगे रजिया सुल्तान, जिसका काल 1236 से 1240 था। अब इससे पहले कॉन्सेप्ट, रजिया का शासनकाल मध्यकालीन भारत के पितृसत्तात्मक समाज और कट्टरपंथी तुर्क सरदारों के खिलाफ एक महिला के सत्ता संघर्ष का प्रतीक है। उसका पतन उसकी अयोग्यता के कारण नहीं, बल्कि सरदारों की महत्वाकांक्षा और एक महिला के अधीन कार्य करने की उसकी अनिच्छा के कारण हुआ। मतलब आप ऐसे समझिए कि रजिया की असफलता उसकी अयोग्यता के कारण नहीं थी। असली समस्या क्या था? असली समस्या था तुर्क सरदार एक महिला के अधीन काम करना नहीं चाहते थे, इसीलिए रजिया को ना मतलब एक प्रकार से मतलब बिना समय के इसे इसका अंत का सामना इसको करना पड़ा। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला शासिका, तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। अब परंपराओं का त्याग देखिए, रजिया सुल्तान का पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा, जिसको कोट कहा जाता है, कुलाह मतलब टोपी पहनकर दरबार लगाना शुरू किया। पूछेगा कौन ऐसा महिला शासक थी जो मतलब पर्दा प्रथा को त्याग कर कोट और टोपी पहनकर शासन किया, तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान। अब देखिए विवादास्पद नियुक्ति, एक व्यक्ति को उसने नियुक्त किया था जिस पे विवाद हो गया था। देखिए एक गैर तुर्की हबसी जलालुद्दीन याकूत को अमीर याखूर मतलब अश्व साला का प्रधान नियुक्त किया था। अब देखिए इससे क्या हुआ, अब इससे समस्या यह पैदा हुआ कि यही नियुक्ति तुर्क सरदारों को बहुत बुरी लगी। मतलब जलालुद्दीन याकूत को जो रजिया सुल्तान अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जो तुर्क सरदार थे उनको अच्छा नहीं लगा। वे नहीं चाहते थे कि कोई गैर तुर्क व्यक्ति उच्च पद पर आए, इसीलिए रजिया के खिलाफ विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एक और इसका अंत रजिया सुल्तान का, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के विद्रोह के बाद कैथल के पास इसकी मृत्यु हो गई 1240 में। अब देखिए एक चीज़ और जानिए, अल्तुनिया से इसने शादी भी की थी जब विद्रोह किया था तो, और शादी करके दोनों जब दिल्ली की तरफ बढ़े तो कैथल के पास रजिया सुल्तान और इस दोनों की हत्या कर दी गई थी। कैथल शब्द याद रखिएगा, कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट शासक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे गयासुद्दीन बलबन को। अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट इससे संबंधित, बलबन के शासन का मुख्य उद्देश्य सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करना और राज्य का पूर्ण केंद्रीकरण करना था। उसने यह साबित करने का प्रयास किया कि सुल्तान कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों से निपटने के लिए उसने कठोर नीति अपनाई। मतलब बलबन ने देखा कि सुल्तान की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है और अमीर ए सरदार जो है ना वो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, इसीलिए उसने सुल्तान को बहुत ऊंचा और पवित्र देखने की मतलब दिखाने की नीति को अपनाने का काम किया। कॉन्सेप्ट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राजत्व का सिद्धांत, मतलब बलबन का क्या सिद्धांत था राजत्व का, सुल्तान को नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का छाया घोषित किया। पूछेगा कि ईश्वर का प्रतिनिधि किसने खुद को घोषित किया, तो बलबन ने किया। जिल्ले इलाही किसने अपने को घोषित किया, तो बलबन ने किया। कठोर नीति से संबंधित फैक्ट, विरोधियों के दमन के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। पूछेगा किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, तो आपका आंसर होगा बलबन। 40 दल का अंत मतलब समाप्त करना, इल्तुतमिश ने जिसको बनाया था तुर्काने चहलगानी, इसको जड़ से समाप्त कर दिया बलबन। पूछेगा 40 दल को किसने समाप्त किया, तो आप कहेंगे बलबन। दरबारी शिष्टाचार मतलब कुछ उसने नियम बनाया। देखिए क्या, सुल्तान की सर्वोच्चता दिखाने के लिए ईरानी परंपराओं सिजदा मतलब सिर झुकाना, पैबोस मतलब सुल्तान का पैर चूमना को अनिवार्य किया। मतलब पूछेगा किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस नामक नियम भी चलाया, तो आप कहेंगे बलबन।
फारसी नौ वर्ष नवरोज मनाना भी शुरू किया। पूछेगा कौन ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने फारसी नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया, तो आप कहेंगे बलबन। अब कुछ बलबन का सैन्य सुधार एक पूछेगा कि एक पृथक एवं शक्तिशाली सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे बलबन की। इस पॉइंट को भी याद रखिए, एग्जाम में आता है। अब एक प्रश्न जैसे कि होता है ना, कथन कारण वाला कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं बनता है, तो उसके लिए समझ यहाँ पर डेवलप कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में कथन दे दिया इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कारण देगा क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि को खलीफा से वैधानिक मान्यता दिलाई और इक्ता तथा मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। तो देखिए जिस ऑप्शन में रहेगा दोनों सही है और कारण और कथन की सही व्याख्या करता है वही आंसर होगा। अब हम लोग एग्जाम में पूछता है क्रम निर्धारण करने का, तो इसको भी देख लेते हैं। गुलाम वंश, याद रखिएगा गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम, पहले ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, फिर आराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर राणा नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन। याद रखिएगा क्रम। साहित्यिक साक्ष्य, इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी गुलाम वंश के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन है, तो आप कहेंगे मिन्हाज उस सिराज। चाहे पूछेगा गुलाम वंश का सबसे प्रामाणिक इतिहास की जानकारी कहाँ मिलती है, तो तबकात ए नासरी से मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग करेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, आप आंसर सोचिएगा, हम आंसर बताते चलेंगे। गुलाम या ममलूक वंश का शासनकाल किस अवधि में माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सोचिए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर ए होगा 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बदायूं। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी होगा लाहौर। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, उसकी राजधानी लाहौर थी। तीसरा प्रश्न, लाल बख्श की उपाधि किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गैसुद्दीन तुगलक बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि अत्यधिक दान देने के कारण इसको लाल बख्श कहा जाता है। चौथा प्रश्न, कथन कारण से संबंधित है, याद रखिए ये कथन एक कारण। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कारण उसने दिल्ली राजधानी इक्ता, टका जितल और खलीफा को मान्यता दी। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए दोनों सही, मतलब दोनों सही है, दो सही व्याख्या। ऑप्शन बी दोनों सही, टू सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन सी 1 और 2 गलत। ऑप्शन डी 1 गलत 2 सही। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर ए होगा, मतलब दोनों सही है और सही व्याख्या है। मतलब इल्तुतमिश ने सल्तनत को अस्थायित्व दिया, राजधानी दिल्ली इक्ता व्यवस्था शुरू की, टका जितल और खलीफा की मान्यता प्राप्त की, इसीलिए उससे वास्तविक संस्थापक होने का मुख्य आधार है, मतलब ए आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, टाका और जितल, ऑप्शन बी बलबन और चालीसा दल की स्थापना, ऑप्शन सी रजिया, सिजदा और पैबोस, ऑप्शन डी ऐबक खलीफा से वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। पांचवा का आंसर होगा इल्तुतमिश, टाका और जितल। देखिए टाका और जितल इल्तुतमिश से संबंधित सिक्के हैं। देखिए ऑप्शन ऐसे ही गलत पकड़ लेंगे, सिजदा और पैबोस बलबन से है ना। खलीफा से वैधानिक मान्यता प्राप्त इल्तुतमिश ने किया था और चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन काट दीजिएगा, सही ऑप्शन का आंसर सही कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगान या चालीसा दल से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए इसे बलबन ने बनाया था, ऑप्शन बी इसे इल्तुतमिश ने बनाया था, ऑप्शन सी यह राजपूत सामंतों का दल था, ऑप्शन डी इसे रजिया सुल्तान ने बनाया था। तो 6 नंबर का आंसर होगा बी, मतलब इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। 7 प्रश्न, 1229 में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी गैसुद्दीन बलबन। इसका सही आंसर होगा बी इल्तुतमिश। अब देखिए प्रश्न 8, रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए दीवाने अर्ज, ऑप्शन बी अमीर याकूत, ऑप्शन सी वजीर, ऑप्शन डी नायब ममलिकत। इसका सही आंसर होगा अमीर याकूत, मतलब ऑप्शन बी आंसर इसका सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न 9th नंबर,
सिजदा और पैबोस और नौरोज किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबक। इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन डी। अब देखिए, आप ऐसे समझिए कि बलबन ने राजत्व की गरिमा बढ़ाने के लिए सिजदा, पैबोस और नौरोज जैसे ईरानी दरबारी परंपराओं को अपनाया था। 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, तबकात नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो तबकात नासरी का जो लेखक था उसका सही आंसर होगा बी मिन्हाज उस सिराज। मतलब मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासरी गुलाम वंश विशेषकर नासरुद्दीन महमूद तक एक प्रकार से प्रमुख सोर्स माना जाता है। अब देखिए, इसका सही आंसर पीडीएफ में है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां इसका पीडीएफ आपको मिल सकेगा, क्वेश्चंस का भी आंसर है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपके लिए रोज शाम का यह वीडियो आएगा और तब तक आएगा जब तक एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और आने वाला दरोगा का मतलब एग्ज़ाम नहीं हो जाए। आपके लिए पूरा सिलेक्शन सीरीज लगातार चलेगा। जीएस में अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।